नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और रशिया की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी रशिया के विजिट पर गए हुए हैं और उनकी इस विजिट के दौरान रशिया की तरफ से भारत के लिए बनाए जा रहे तलवार प्लस क्लास की पहली फ्रिगेट को भारत को हैंडओवर किया गया है। इस अवसर पर भारत की तरफ से अभी रशिया को S-400 सिस्टम की बाकी 2 यूनिट को भी जल्दी से जल्दी डिलीवर करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। भारत ने अक्टूबर 2018 में S-400 सिस्टम के लिए एक $5.5 बिलियन की डील को साइन किया था, जिसमें टोटल 5 यूनिट खरीदे जाने वाले थे। यूएस के 68 के अंडर सैंक्शन का खतरा होने के बावजूद भी भारत की तरफ से इस डील को फाइनल किया गया था, जो ये दिखाता है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक नीड को कितना प्रायोरिटी देता है और रशिया के साथ भारत का जो रिलेशन है उसमें भारत किसी दूसरे देश की दखलंदाजी को पसंद नहीं करता है। उसके बाद टाइम पर रशिया की तरफ से भारत को S-400 सिस्टम की 3 यूनिट को डिलीवर किया गया था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई स्टार्ट होने की वजह से बाकी 2 रेजिमेंट की डिलीवरी काफी डिले हो गया है। इसी डिले की वजह से भारत की तरफ से रशिया को जल्दी से जल्दी बाकी बचे हुए 2 सिस्टम को डिलीवर करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ये अर्जेंसी इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है और अभी हमारे दोनों दुश्मन देश यानी कि चाइना और पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होने वाले हैं, जिनका सामना करने के लिए हमारे पास आने वाले 8 से 10 सालों तक कोई भी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म नहीं होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में किसी भी 5th जनरेशन थ्रेट का सामना करने के लिए S-400 सिस्टम भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से J-35 को एक्वायर करने से पहले ही भारत की तरफ से अपनी पूरी वेस्टर्न सेक्टर को S-400 सिस्टम के नेटवर्क से सुरक्षित करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गन की तरफ से है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अभी 2 बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट को क्लियर किया गया है, जिनका टोटल कॉस्ट लगभग 20,000 करोड़ की है। इन प्रोजेक्ट में इंडियन एयरफोर्स के लिए 12 Su-30 MKI फाइटर जेट्स और इंडियन आर्मी के लिए 100 K9 वज्र-T सेल्फ प्रोपेल्ड हाउजर को खरीदा जाने वाला है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने थर्सडे को इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था और Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पहले ही फाइनलाइज किया जा चुका है। ये बात डिफेंस सोर्सेज के द्वारा ANI के माध्यम से बताया गया था। ये 12 Su-30 MKI फाइटर जेट अभी HAL की नासिक डिवीजन में लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू बनाए जाएंगे और इनका टोटल कॉस्ट लगभग 13,000 करोड़ की होगी। ये नए फाइटर जेट उन पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे जो पिछले कुछ सालों से एक्सीडेंट की वजह से खराब हो चुके हैं। वहीं 100 K9 वज्र-T सेल्फ प्रोपेल्ड हाउजर का ऑर्डर L&T के गुजरात की हजरा प्लांट में बनाए जाने वाले हैं। ये एक रिपीट ऑर्डर है क्योंकि पहले भी 100 K9 वज्र-T हाउजर को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जा चुका है, जिनको TOD के साथ L&T की सेम फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया गया था। लेकिन इस बार L&T की तरफ से इन हाउजर में इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा को इंक्रीज करने का फैसला किया जा रहा है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट सिर्फ डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं बल्कि इनके सप्लाई चेन को भी मजबूत करने के लिए काम करने वाले और स्मॉल और हमारी मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए फायदेमंद साबित होने वाले। इसके अलावा अब ये जो एडिशनल 100 K9 वज्र-T गन को खरीदा जाने वाला, ये खास करके लद्दाख और हाई एल्टीट्यूड रीजन में डिप्लॉय करने के लिए खरीदे जा रहे हैं, जिस वजह से इनको पहले से विंटर मॉडिफिकेशन किट के साथ इक्विप किया जाएगा। इनके इंडक्शन के बाद अभी जिन K9 गन्स को लद्दाख में डिप्लॉय किया गया उनको वापस राजस्थान के साइड में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि उन गन्स को प्राइमरी डेजर्ट कंडीशन में डिप्लॉय करने के लिए खरीदा गया था। तो उनको अभी लद्दाख से वापस हटाकर राजस्थान की सेक्टर में प्लेन सेक्टर में डिप्लॉय किया जाएगा और नए गन्स को लद्दाख में शिफ्ट किया जाएगा। अगला अपडेट जोरावर लाइट टैंक के रिसेंट डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ये टैंक अभी हाई एल्टीट्यूड फायरिंग ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है, जो लद्दाख की न्योमा रेंज में कंडक्ट किया जा रहा है। ये ट्रायल टैंक के फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए एक ब्रॉडर टेस्टिंग प्रोग्राम का छोटा सा हिस्सा है। जोरावर लाइट टैंक का डिजाइन खास तौर पर माउंटेनस टेरेन में इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को एनहांस करने के लिए किया गया था। खास करके चाइनीज मिलिट्री एसेट को चैलेंज करने का जवाब देने के लिए इसको डेवलप किया गया था। जोरावर टैंक के हाई एल्टीट्यूड फायरिंग ट्रायल में इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है।
जिसमें ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में भी अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को प्रूव कर चुका है। ये ट्रायल्स दिसंबर 2024 तक कंप्लीट होने की उम्मीद किया जा रहा है। उसके बाद इस टैंक को अगले साल की शुरुआत में इंडियन आर्मी को यूजर ट्रायल के लिए हैंडओवर किया जाएगा। जोरावर टैंक प्रोजेक्ट का मेन एम इंडिया और चाइना के मिलिट्री स्टैंड ऑफ के दौरान सामने एक क्रिटिकल गैप को फील करना था, क्योंकि तब चाइना की लाइट टैंक्स को मैच करने के लिए हमारे पास कोई भी लाइट टैंक मौजूद नहीं था और T-90 और T-72 जैसे प्लेटफॉर्म हेवी होने की वजह से हाई एल्टीट्यूड में इनको डिप्लॉय करना भारत के लिए काफ़ी चैलेंजिंग बन रहे थे और लॉजिस्टिकल इशू को क्रिएट कर रहे थे। डिफेंस मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के मुताबिक इस टेस्ट ने टैंक की प्रिसिशन और रिलायबिलिटी को शोकेस किया है, जो चैलेंजिंग टेरेन में ऑपरेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इस टेस्ट के दौरान 4200 मीटर से भी ज्यादा अल्टीट्यूड पर टेस्ट फायरिंग को कंप्लीट किया गया है, जो कि इस टैंक की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को दिखाता है, जो हाई अल्टीट्यूड एरिया में इसे एक वैल्यूएबल एसेट बनाने वाला है। जोरावर टैंक का डिजाइन लगभग 3 साल पहले ही शुरू किया गया था और इसका डेवलपमेंट काफी तेज रहा था। यह टैंक हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया, जो इससे हेवियर टैंक जैसे कि T-90 विस्मा के कंपैरिजन में काफी फायदेमंद बनाता है। इसका लाइटर वेट इसे रिमोट एरिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए आसान बनाता है। साथ ही इसकी हाई फायरिंग एंगल इसे पहाड़ी एरिया में हायर ग्राउंड में मौजूद दुश्मन को भी टारगेट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि T-90 जैसे हेवी टैंक इतनी आसानी से नहीं कर सकते। इंडियन आर्मी की तरफ से करीब 350 लाइट टैंक को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन अभी इस रेस में जोरावर टैंक को टक्कर देने के लिए AVNL की तरफ से भी रशिया की स्प्रूट लाइट टैंक के डिजाइन को बेस करके एक और लाइट टैंक को इंडियन आर्मी को ऑफर करने की बात सामने आई है, जो कि इस कंपटीशन को भी और भी टफ करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की फ्लीट सपोर्ट शिप प्रोजेक्ट को लेके है। इंडियन नेवी ने अपनी दूसरी फ्लीट सपोर्ट शिप का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इसका स्टील कटिंग सेरेमनी 11 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु की कटुआपल्ली में मौजूद LNT की शिपयार्ड पर कंडक्ट किया गया था। ये इवेंट इंडियन नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और शिप बिल्डिंग में सेल्फ रिलायंस को एनहांस करने की तरफ एक और बड़ा कदम होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अगस्त 2023 को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ लगभग 19,000 करोड़ की कीमत में कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। इसमें 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स का कंस्ट्रक्शन करने की बात की गई थी। ये शिप्स इंडियन नेवी को समंदर में वॉरशिप को रीफिल करना और रीसप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे उनका ऑपरेशनल रेंज और एंड्योरेंस काफी बढ़ सकता है। पहला फ्लीट सपोर्ट शिप मिड 2027 तक डिलीवर होने की उम्मीद है और उसके बाद के शिप्स हर 10 से 12 महीने के गैप में इंडियन नेवी को डिलीवर किए जाएंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और LNT के कोलैबोरेटिव कंस्ट्रक्शन अप्रोच के थ्रू इन चैलेंजिंग टाइमलाइन को मीट करना संभव होने की उम्मीद किया जा रहा है। हर फ्लीट सपोर्ट शिप लगभग 225 मीटर लंबा और लगभग 32 मीटर वाइड होने वाला है और इसका डिस्प्लेसमेंट करीब 40,000 टन के आसपास होने वाली है। ये शिप्स फ्यूल, वाटर, एमुनेशन और दूसरे जरूरी सप्लाई को कैरी करने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं, जिससे नेवल वेसल बिना पोर्ट पर रिटर्न किए लंबे समय तक पानी के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर इन वेसल को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लीट सपोर्ट शिप प्रोजेक्ट का डिजाइन कम्प्लीटली इंडिजिनस है, जिसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के इन हाउस डिजाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंडर काफी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से सोर्स किया जा रहा है, जो न सिर्फ हमारी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट करने वाली है। ये शिप्स इंडियन नेवी की ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, जो इंडियन ओशन रीजन में बढ़ती हुई मैरिटाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौरान एक्सटेंडेड रेंज के ऑपरेशंस को करने के लिए इंडियन नेवी को हेल्प करेंगे। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट की फ्लीट की एक अपग्रेड प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है और अभी हम लोग सुपर सुखोई अपग्रेड के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि अभी Su-30 MKI में मौजूद एक बहुत बड़ी लूपहोल के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन फाइटर जेट Su-30 MKI को अभी एक एडवांस रडार वार्निंग सिस्टम और मिसाइल डिटेक्शन कैपेबिलिटी सिस्टम से अपग्रेड किया जाने वाला है या मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम से इक्विप किया जाने वाला है। ये अपडेट एयरक्राफ्ट के डिफेंसिव सिस्टम में एक क्रिटिकल गैप को फील करने वाली, क्योंकि Su-30 MKI के पास अब तक कोई भी मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम मौजूद नहीं था, जो कि किसी भी मॉडर्न 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के लिए एक की कंपोनेंट होता है। इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए DRDO की तरफ से डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया जा रहा था, जो फाइटर जेट की सर्वाइबिलिटी और सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी हद तक एनहांस करने वाला है। डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम एक एडवांस सिस्टम है, जो कि मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम करता है और अप्रोचिंग मिसाइल को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका डुअल कलर फीचर 2 अलग इंफ्रारेड बैंड के स्पेक्ट्रल डाटा को यूज करके मिसाइल थ्रेट को और नॉन थ्रेटनिंग लाइट सोर्सेज को, जैसे कि सनलाइट रिफ्लेक्शन को या बैकग्राउंड रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं
और ये फीचर फॉल्स अलार्म को काफी हद तक मिनिमाइज कर देता है, जिससे पायलट को एक्यूरेट डाटा मिल पाता है। इस सिस्टम के अंदर टोटल 6 डुअल कलर इंफ्रारेड सेंसर मौजूद है, जिनको स्ट्रेटेजिकली एयरक्राफ्ट के चारों तरफ माउंट किया जाता है, जो कि पूरे 360 डिग्री कवर कर पाते हैं। ये सेंसर्स कंटिन्यूसली एयर स्पेस को स्कैन करते रहते हैं, मिसाइल लॉन्च को डिटेक्ट करते हैं और उनकी ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करते हैं। ये डाटा ऑनबोर्ड कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जो सोफिस्टिकेटेड क्लटर रिजेक्शन और ट्रैकिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके मिसाइल का टाइम टू इम्पैक्ट कैलकुलेट करता है और थ्रेट का असेसमेंट करता है, जिससे पायलट को उसके तरफ फायर किए गए मिसाइल के अप्रोच के बारे में डिटेल जानकारी मिलती रहती है कि मिसाइल किस डायरेक्शन से आ रहा है या फिर कितने स्पीड में उसके तरफ आ रहा है। तो उसी हिसाब से पायलट फिर मिसाइल को इवेट करने की कोशिश करता है, जिससे मिसाइल को इवेट करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।